अस्सलाम वालेकुम, मैं शहबाज से। आज से हम इंशाल्लाह एक सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। पीआरसी लेवल जो है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, उसका एक सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। तो बिजनेस के बारे में है वो, बिजनेस क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें पाकिस्तान में आपने देखनी है। इत्तेफाक से मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी रिसेंटली, उसमें था कि पाकिस्तान में किस किस तरह के लीगल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, आप लोगों ने शायद देखी हो। तो उस पे वो इत्तफाकन इस सब्जेक्ट का एक चैप्टर है। तो उसके बाद काफ़ी स्टूडेंट्स ने भी ये रिक्वेस्ट की कि क्यों ना इसी तरह की ब्रीफ वीडियोस बना दी जाएं चैप्टर वाइज, ताकि स्टूडेंट्स को थोड़ी सी असिस्टेंस उसमें मिले, हेल्प हो सके। तो हमारी कोशिश होती है कि हर तरह की गाइडेंस दी जाए स्टूडेंट्स को भी। तो उसी वाले से इंशाल्लाह एक काविश मैं करने जा रहा हूँ। होपफुली अल्लाह इसमें इंशाल्लाह बरकत भी डालेगा कि 10 चैप्टर्स हैं इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के, और इसका ये आज फर्स्ट चैप्टर है नेचर ऑफ बिजनेस। इससे हम स्टार्ट होंगे इंशाल्लाह 15 से 25 मिनट के अंदर। कॉन्सेप्ट्स को ट्राई किया जाएगा कि ब्रीफली हम एक्सप्लेन कर दें। ऑब्वियसली दिस इज नॉट द रेप्लिका ऑफ अ फुल लेक्चर, वो तो इसका नहीं हो सकता निम्न बदल, लेकिन स्टिल हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह आपको बेहतर एक आइडिया देने की ट्राई करें। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। चैप्टर 1 है नेचर ऑफ बिजनेस। ये साथ आप मेरे नोट्स देख लेंगे। I2B रन डाउन है, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का रन डाउन मैंने नोट्स अपने बनाए हुए हैं, वो भी आप ले सकते हैं। उसमें ब्रीफली चीज़ें रिवीजन के पर्पस के लिए सिर्फ दी गई हैं। ऑब्वियसली टोटल उसमें कॉन्सेप्ट सारे एक्सप्लेन नहीं किए गए, सिर्फ बुलेट्स की शेप में। मैं वहीं से देख के आपको फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। ऑल्दो अगर आपने एग्जाम्स में जाना है आई कैप के, तो आपको जो आई कैप की बुक है ऑलमोस्ट 190 पेजेस की, उसी को आपको स्टडी करना होगा। उसी में से क्वेश्चन आते हैं। ये सिर्फ एक क्विक रिवीजन के तौर पर है कि अगर आप कॉन्सेप्ट आते हैं तो आप क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस चैप्टर 1 है I2B इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का। तो बिजनेस को स्टडी करने से पहले कि बिजनेस होता क्या है, लेट्स डिस्कस के जी बिजनेस क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। देखिए ऑर्गेनाइजेशन हम उर्दू में भी अगर इसका तर्जमा करें तो ऑर्गेनाइज करने से मुराद होता है तरतीब में चीज़ों को मैनेज करके लेके चलना। ठीक है जी। तो ऑर्गेनाइजेशन से मुराद भी ये है कि डिफरेंट लोग होते हैं, मुख्तलिफ तरह के लोग हैं, मुख्तलिफ उनके ख्यालात होते हैं, मुख्तलिफ मुकासद होते हैं, उन सबको अलाइन करके एक किसी स्पेसिफिक गोल या मिशन की तरफ बढ़ना, इसको हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है जी। तो कुछ भी लोग, 1 2 4 5 7 लोग, जितने भी लोग मिलकर जो काम करते हैं, एक स्पेसिफिक गोल होता है उनका, सारे उसी की तरफ चलते हैं, उसको ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। तो ऐसे लोग, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका पर्पस प्रॉफिट कमाना हो, जो इकट्ठे हुए हैं मुनाफा कमाने के लिए, जिनका मकसद मुनाफा कमाना है, चाहे मुनाफा हो या ना हो एक अलग बात है। ठीक है, हो सकता है नुकसान भी हो जाए, लेकिन मकसद, एसेंस क्या था उनका, बेसिस क्या थी आपस में रिलेशनशिप की, वो था मुनाफा कमाना, प्रॉफिट कमाना। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका पर्पस क्या है जी, प्रॉफिट कमाना, उसको क्या कहेंगे, उसको बिजनेस कहेंगे। और दूसरी तरफ फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे लोग मिलकर जो काम करते हैं लेकिन जिनका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता, मुनाफा कमाना नहीं होता, उनका काम कोई वेलफेयर का काम करना है, उनका काम अपने जो मेंबर्स हैं, उनके जो लोग हैं आपस में, उनको सपोर्ट करना है। कोई क्लब हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन उनका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, तो उनको हम कहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, NPOs। जैसे आपके सामने शौकत खानम, अखुवत, ईदी, इस तरह के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका पर्पस जो है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है। ऑल्दो उनको भी प्रॉफिट होता है, लेकिन वो फिर प्रॉफिट का नाम क्या रख देते हैं, वो सरप्लस कह देते हैं। गवर्नमेंट जो है, आपकी सरकार है, हुकूमत है, वो भी एक NPO होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, सारे लोगों का एक मकसद है कि लोगों की भलाई के लिए काम करना गवर्नमेंट का। तो सारे लोग उस कार्य खैर में अपना अपना हिस्सा डालते हैं। तो उनका भी फिर जो, अगर पाकिस्तान में तो ऑल्दो अनफॉर्चुनेटली प्रॉफिट होता नहीं है, ज्यादातर सरप्लस होता नहीं है, तो अगर कोई पैसा बच जाता है उसको क्या कहा जाएगा, सरप्लस कहा जाएगा। और अगर नुकसान में चले जाएं तो लॉस की जगह कौन सा वर्ड यूज हो जाएगा, डेफिसिट वर्ड यूज हो जाएगा। इसी तरह अकाउंट्स में भी जब हम अकाउंटिंग करते हैं, तो जो बिजनेस होता है, बिजनेस का उनका पर्पस ही प्रॉफिट कमाना होता है, तो उसने एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनानी होती है, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी कहते हैं, कि जहां से उसको पता चल जाता है कि भाई कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस कमाया। लेकिन यही अगर एक NPO ने बनाना हो तो वो इसको प्रॉफिट और लॉस नहीं कह सकती, क्योंकि उसका पर्पस ही प्रॉफिट लॉस कमाना नहीं है। वो इसको कहते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है। और जो नीचे आएगा, अगर तो मतलब कैश ज्यादा है, इनकम ज्यादा है, तो सरप्लस उसको कह देंगे, इनकम कम है तो उसको डेफिसिट या खसारा कह देंगे। तो होपफुल ये क्लियर हो गया होगा कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका पर्पस क्या है, प्रॉफिट कमाना। अब एक एग्जांपल के तौर पे हम एक चीज देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे एक बिजनेस है, बिजनेस से मुराद क्या हो गया, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका पर्पस प्रॉफिट कमाना है। जैसे बिजनेस वर्ड सुना है, फॉरन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन माइंड में आ जाए। उसका बिजनेस एक था, उसने बड़ा पैसा लगाया, लेकिन 5-6 साल लॉस में जाता रहा, लॉस लॉस लॉस, नुकसान ही होता रहा, तो क्या हम उसको बिजनेस नहीं कहेंगे,
हम उसको बिजनेस ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसका जो मकसद था बनने का, मकसद तो प्रॉफिट कमाना था। बाकी इंसान के हाथ में तो मेहनत है, कोशिश है, बाकी अल्लाह उसको कामयाबी देता है। अगर उसको कामयाबी नहीं मिल रही, लॉस नहीं उसका कवर हो रहा, प्रॉफिट उसके पास नहीं आ रहा, वो एक अलग चीज है, लेकिन उसका मकसद क्या था? प्रॉफिट कमाना। चले, ये हो गया। अब देन हम आगे चले जाएंगे। जो प्रॉफिट आना है हमारे पास, ऑब्वियसली रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का जो होता है, उन दोनों की कैलकुलेशन है कि मतलब रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस अगर लेस कर दें और रेवेन्यू ज्यादा हो तो उसको प्रॉफिट कहते हैं, और अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा? आपका लॉस हो जाएगा। एक्सपेंसेस को कॉस्ट भी कहते हैं, जैसे आपकी सैलरीज होगी, आपके यूटिलिटीज के बिजली वगैरह के बिल हो गए, रिपेयर मेंटेनेंस, रेंट वगैरह, ये सारे आपके खर्चे हैं। ठीक है जी। तो अब इन सारी चीजों को करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, सिर्फ दुआओं से प्रॉफिट तो नहीं होना, सही है। उसके लिए आपको कोई ना कोई मेहनत करनी पड़ती है, आपके पास मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए, आप कोई गोल सेट करते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो इसी तरह 3 तरह के हमारे जो गोल्स हैं उसको बनाया जाता है। सबसे टॉप पे होते हैं गोल्स या प्लान्स या एम्स, हम उन्हें कह रहे हैं स्ट्रेटेजिक प्लान्स हैं। स्ट्रेटेजिक, जब भी आपने वर्ड सुना है स्ट्रेटेजी या स्ट्रेटेजिक, आपके माइंड में फौरन आना चाहिए यार कोई बहुत बड़े लेवल की चीज है, कोई बहुत बड़े लेवल का प्लान है, कोई लॉन्ग टर्म प्लान है। मिसाल के तौर पर प्रोडक्ट कौन सी बनाई जाए, प्रोडक्ट या सर्विस कौन सी सेल की जाए, ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है। हो सकता है जी आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो वो कहीं ना बिल्कुल खत्म हो जाए आपका बिजनेस, या आप मार्केट कौन सी में बेचना चाह रहे हैं, या आपने कोई बहुत बड़ा प्लांट लगाना है, फैक्ट्री लगानी है, नया ऑफिस बनाना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा करना है। तो जो बड़े बड़े लेवल के प्लान्स, एम्स, गोल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटेजिक प्लान्स या एम्स। ठीक है। देन उससे एक नीचे लेवल पे, मिड लेवल पे आ जाते हैं। मिड लेवल वाले प्लान्स या गोल्स वो होते हैं जिनका पर्पस आमतौर पर स्ट्रेटेजिक लेवल के प्लान्स को मीट करना होता है। जैसे कि हमारा गोल था कि हमने अगले 5 साल में कोई बहुत बड़ा प्लांट सीमेंट का लगाना है। अब सीमेंट का प्लांट लगाने के लिए जो नीड कैश, आपके पास पैसा होना चाहिए। अब वो पैसा कहाँ से मैनेज करना है? क्या सेल्स करके पैसा कमाना है, उधर से आएगा, क्या उधार पकड़ने हैं, किस तरह करना है, शेयर इशू करने हैं वगैरह वगैरह। तो टेक्निकल प्लान्स, मिड लेवल के प्लान्स आ जाते हैं। देन जी ऑपरेशनल होता है डे टू डे जो भी काम है, कोई भी काम है। आप मिसाल के तौर पर अगर आप कोई कॉलेज है तो उसमें एजुकेशन जो आप दे रहे हो, आपके जो लेक्चर्स हो रहे हैं वो है। अगर आपका टेक्सटाइल का काम है तो प्रोडक्शन करते हो, देन उसको बेच कर चीज़ों को वो आपका ऑपरेशन बनाया जाता है। तो ऑपरेशन से मुराद है डे टू डे एक्टिविटीज जो आपने करनी होती है। 3 तरह के हमने फिर एम्स या प्लान देख लिए। स्ट्रेटेजिक, ये फिर करते हैं प्लान कौन डिसाइड करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या ऊपर सब आप ये समझ, सबसे ऊपर लेवल जो टॉप लेवल की मैनेजमेंट है वो इसको डिसाइड करती है। टैक्टिकल आ जाते हैं, मिड लेवल मैनेजमेंट करती है। और ऑपरेशंस का ऑब्वियसली नीचे वाले लोगों को पता है जो काम करते हैं। अब ऑफिस के अंदर बैठा सीईओ है, उसको तो नहीं पता कि कस्टमर्स के साथ किस तरह की लड़ाई हो रही है, कस्टमर बार्गेनिंग कर रहा है वगैरह वगैरह, उसको आइडिया नहीं है। तो ये फिर पावर या अथॉरिटी डेलीगेट की जाती है, उन्हें निचले लेवल पे दे दी जाती है कि भाई जूनियर मैनेजर्स लेवल के लोग इसको करें। ठीक हो, ये 3 तरह की चीजें थी। देन जी दूसरे नंबर पे आ जाता है कि क्या सारे गोल्स हैं वो एक ही लेवल पे बनाए जाते हैं? ठीक है। क्या एक ही गोल होता है बिजनेस का? क्या हर इंसान एक ही तरह का काम कर रहा होता है? तो उसको भी चीज को क्लियर करने के लिए हमें आगे बताया जाता है कि कोई भी बिजनेस है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो एनपीओ हो चाहे बिजनेस हो, वो 4 तरह के गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स पे काम करती है। सबसे टॉप पे होता है विजन। विजन किसी भी इंसान का वो होता है जो वो अपने लाइफ में बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो देख रहा है, अपने फ्यूचर से, आज से नहीं, फ्यूचर में वो क्या, कहाँ पे अपने आप को स्टैंड करता है, क्या चीज देखता है। इसी तरह एक बिजनेस है या एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो 10, 15, 20, 30 साल में अपने आप को कहाँ पे देखना चाह रही है। वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक चाहता है कि हम दुनिया से गुर्बत को खत्म कर दें। ठीक है, ये उनका एक विजन है। इस तरह डिफरेंट विजन होते हैं। आपकी कोई टेक्सटाइल कंपनी हो सकता है, आप चाहें कि जी मैं दुनिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल कंपनी बनना चाहता हूँ, दिस कैन बी योर विजन। अब उसके विजन के बाद आ जाता है मिशन। मिशन से मुराद ये है कि वो जो विजन है उसको अचीव करने के लिए एट द मोमेंट, आज की डेट पे आप क्या कर रहे हो, व्हाट्स योर पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस, आप किस वजह से एग्जिस्ट कर रहे हो। ऑब्वियसली कोई भी बिजनेस है उसका जो पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस है दैट इज टू मेक प्रॉफिट, वो प्रॉफिट कमाने के लिए है। फ्री में तो काम करने के लिए वो नहीं आया हुआ, लेकिन प्रॉफिट कमाने के लिए क्या चूज किया आपने? हजारों तरह के प्रोफेशन हैं। क्या आपने कपड़ा बना के बेचना है, क्या आपने दवाइयाँ बेचनी है, क्या आपने ग्लासेस बेचनी है, लैपटॉप्स बेचने हैं, चेयर्स बेचनी है, क्या करना है आपको? ठीक है, तो वो आपका पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस जो होता है वो मिशन है। मिशन और विजन में फिर बुनियादी फर्क ये है, विजन होता है फ्यूचर आउटलुक, क्या आप फ्यूचर में अपने आप को कहाँ पे देख रहे हैं, और मिशन इज के आज की डेट पे, प्रेजेंट में आप कहाँ पे खड़े हुए हो। आमतौर पे आपका मिशन भी एक होता है बिजनेस का, उसी की तरफ सारे लोग काम करते हैं, और विजन भी एक होता है, सारी ऑर्गेनाइजेशन एक ही तरफ मिलकर काम कर रही होती है। अदरवाइज आपको पता है कि हर एम्प्लॉय है, हर किसी का अपना अपना नजरियात होते हैं, किसी को पैसे की जरूरत है, किसी को स्टेटस की जरूरत है, कोई लग्जरीज मांगता है,
हर किसी के स्टेक्स या इंटरेस्ट बिजनेस में अलग होते हैं, हम आगे जाके स्टेक होल्डर्स को भी पढ़ेंगे। लेकिन जब हम उन्हें एक मिशन या विजन दे देते हैं स्टेटमेंट की सूरत में, 2-3 लाइंस के ऊपर एक स्टेटमेंट हम बना के दे देते हैं कि भाई सारे लोगों ने अब इसी तरफ चलना है, आपके अपने पर्सनल गोल्स ऑब्जेक्टिव्स जो भी हैं आपने उनको अलाइन करना है कि अगर वो उनको करने से आप ऑर्गेनाइजेशन के विजन या मिशन से दूर हट रहे हो तो फिर आप उसको छोड़ दें। आपका मकसद सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके चलना चाहिए, ठीक है। तो विजन हो गया, मिशन हो गया। अब एक मिशन को अचीव करने के लिए देयर कैन बी हंड्रेड्स ऑफ गोल्स। मिसाल के तौर पर ये आपका एक मिशन है कि आपने अगले 10 साल में अपना जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट को आपने डबल या ट्रिपल करना है। ये आपका एक मिशन है, सही है, कि आपने अपने प्रॉफिट को डबल या ट्रिपल करना है। अब ऑब्वियसली इसको डबल ट्रिपल करना एक कोई आप समझ लो आसान काम नहीं है, बल्कि जुए शेर लाने के मुताबिक है, बहुत मुश्किल एक काम होता है प्रॉफिट को डबल ट्रिपल करना, ठीक है जी। अब उसके लिए अब आपने क्या करना है, डिफरेंट गोल्स बनाने हैं। देखें, अब प्रॉफिट कमाना है, आपने डबल करना है या ट्रिपल करना है, तो वो दिन रात में तो नहीं हो जाना, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मतलब आप प्रोडक्शन करते हो, चीजें बनाते हो, सबसे पहला काम होगा आपको प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी अपनी। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हो सकता है कि आपको फैक्ट्री भी लगानी पड़े, अब वो एक अलग से गोल है। अब फैक्ट्री लगाने के लिए पैसा चाहिए, फाइनेंस कहाँ से करना हो एक अलग गोल है, ठीक है। अब प्रोडक्शन हो गई है, फैक्ट्री लग गई, चीजें बन गई, चीजों को मार्केट करना वो एक अलग गोल है, क्या मार्केट भी हो सकती है नहीं, बिक भी सकती है नहीं। उसके बाद ये चले मार्केट होगी, क्या इसको सेल कर लेंगे हम, चीजें सेल भी हो जाएंगी, क्या आपकी आउटलेट्स या दुकानें हैं इतनी, या डिलीवरी चैनल्स हैं इतने, सप्लाई चेन है आपकी इतनी अच्छी, वो भी हो गया। अच्छा, अब क्या कैश के ऊपर सारी सेल करनी है या क्रेडिट के ऊपर करनी है, उधार पे तो नहीं सारी बेचनी कि भाई बिक गया है लेकिन साल पैसा ही नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि एक चीज को, गोल को, एक मिशन को अचीव करने के लिए आपको डिफरेंट तरह के गोल्स भी अचीव करने पड़ते हैं। सारे गोल्स अचीव होंगे देन हो सकता है 10 साल बाद आपका प्रॉफिट डबल हो, ठीक हो गया। तो ये गोल से हम लोग ओवरऑल आपका ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसको आपने अचीव करना होता है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे या डिपार्टमेंट लेवल पे। अब उससे नीचे ड्रिल डाउन करें तो उसको भी तोड़ के छोटे हिस्सों में डिवाइड किया गया, यूनिट सब यूनिट्स बनाए गए। एक गोल है, जैसे हमने बात की कि प्रोडक्शन करना है, क्योंकि एक मिशन को अचीव करने के लिए डिफरेंट गोल्स हैं, उसमें से सिर्फ एक गोल क्या था कि प्रोडक्शन हमने बढ़ानी है। मिसाल के तौर पर डबल प्रोडक्शन हमने करनी है, जितनी भी आज 1000 यूनिट बन रहा है 2000 इसको करना है अगले 10 साल में। तो क्या ये 2000 यूनिट एक ही बंदा कर देगा? बिल्कुल नहीं, डिफरेंट लोग होंगे नीचे, उसके अंदर आप डिवाइड करेंगे। किसी को कहेंगे यार मिस्टर अली आपने 20 यूनिट्स अब बनाने हैं, मिस्टर फुरकान आपने 11 यूनिट्स बनाने हैं, किसी को 19 बनाने हैं, करते करते आप सब लोग में डिवाइड करेंगे। अब अगर उनमें से कोई एक बंदा भी नहीं मिशन अपना ऑब्जेक्टिव मीट नहीं कर रहा, हो सकता है बाकी सारे लोग कर जाएं, लेकिन उससे क्या होगा, ओवरऑल जो गोल था 2000 यूनिट का वो पूरा नहीं होगा। इसलिए हर बंदे ने अपना अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करना है। जब वो सारे ऑब्जेक्टिव्स अपना पूरा करेंगे देन एक गोल पूरा होगा। जब सारे गोल्स पूरे होंगे देन एक मिशन पूरा होगा। मिशन के ऊपर काम करते करते आप विजन की तरफ जाएंगे। दैट्स दी हायरार्की। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी इसकी। देन जी, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो भी आपने लोगों को असाइन करने हैं, दे शुड बी स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट से मुराद क्या है? एज फॉर स्पेसिफिक, स्पेसिफिकली आप बताओ, क्लियरली बताओ कि भाई आपने 10 यूनिट्स बनाने हैं, भाई आपने 10 यूनिट्स सेल करने हैं, भाई आपने बिजली के बिलों में इतना पैसा बचाना है। एग्जैक्टली बताओ, स्पेसिफिक बताओ। देन एम फॉर मेजरेबल होना चाहिए, मतलब क्वांटिफाई उसको करो ताकि आप कल में उसको उसका फीडबैक जब आपने देना है, आपने किसी बेंचमार्क के अगेंस्ट उसको असेस करना है, वो भी कर सको। मिसाल के तौर पे जी कि लाहौर में 10,000 यूनिट बिकने चाहिए, आपने उसको मेजर करने के लिए बता दिया। अगर कल 10,000 नहीं बिकते, 9,000 बिकते हैं, आप उससे पूछोगे कि भाई क्यों कम बिके हैं, 11,000 बिकते हैं, आप उसको शाबाश दोगे। तो मेजरेबल भी उसको करें। देन ए फॉर एग्रीड, एग्री होना चाहिए जिसको भी आप साइन कर रहे हो, क्योंकि असल में तो ऑपरेशनल काम है, काम तो करना है उस बंदे ने जाके, आपने उसे ऊपर से ऑर्डर करना है, तो आप उससे एग्री करें कि भाई क्या ये पॉसिबल भी है, हो भी सकता है। मिसाल के तौर पर जैसे हमने कहा कि आप कोई किसी शख्स को 20 यूनिट बनाने का कह दें, भाई पहले उसके साथ एग्री करेंगे क्या आपकी मशीन वाकई 20 बना भी सकती है, नहीं बना सकती। हो सकता है अगर आप उसे कह के आ जाएं डिक्टेटर बन के कि भाई आपने 20 बनाने हैं, बाद में गए वो कहे सर मेरे से 10 बने, आपने कहा भाई क्या वजह है, उसने कहा सर आपको नहीं पता लाइट नहीं आती। तो इससे अच्छा पहले एग्री करें, ठीक है। देन जी, आर फॉर रियलिस्टिक, रियलिस्टिक होना चाहिए, कोई अनरियलिस्टिक गोल ना साइन कर दे, कोई ऑब्जेक्टिव इस तरह का ना लगा दें कि अनरियलिस्टिक हो, पूरा ही ना हो सकता हो, ठीक है। तो रियलिस्टिक उसको रियलिटी को माइंड में रख के करें। देन टाइम बाउंड, टाइम शर्त है, टाइम लाजमी लगाएं कि भाई 15 दिन में करना है, 10 दिन में करना है, 5 दिन में करना है, 2 दिन में करना है, टाइम लाजमी बाउंड करें उसको। उसके बाद देखें, अदरवाइज क्या होता है कि जब आप ओपन एंडेड छोड़ देते हो भाई इसको कर लेना, तो वो नहीं होता, आपको भी पता है इस चीज़ का, ठीक है जी। तो ये हमने देख लिए। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है कि प्रोडक्शन अगर आपने करनी है तो उसके अंदर कौन कौन सी अवामल हैं जिनका आपने ख्याल रखना है, जो
मिल के बिल्डिंग ब्लॉक की सूरत में बिजनेस का आगे उसको रन करते हैं। तो ये सबसे पहले 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। फर्स्ट इज नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल कोई भी कुदरती वसाइल। इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है उसमें आमतौर पे हम सिर्फ लैंड को पढ़ लेते हैं, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज में लैंड के अलावा भी चीजें हैं। मिसाल के तौर पर एक माइनिंग कंपनी है जिसका काम माइनिंग करना है। अब उसने जमीन से तो नहीं माइनिंग करनी, उसने पहाड़ों से करनी है, तो उसके लिए माउंटेन्स भी नेचुरल रिसोर्स है। एक कंपनी है उसका काम है जहाज चलाना, सही है, बोटिंग वगैरह करना, उसके लिए समुंदर या दरिया जो भी है वहाँ पे वो भी उसके लिए नेचुरल रिसोर्स है। तो ये नेचुरल रिसोर्स होना एक बिजनेस के लिए बड़ा जरूरी है। सबसे जो नजर आने वाला पेरेंट है वो तो लैंड ही है ना, क्योंकि लैंड के बगैर तो ऑफिस भी नहीं आपका बन सकता, उसी के ऊपर बनना है। तो इसी तरह के नेचुरल रिसोर्सेज बिजनेस के लिए बड़ा जरूरी है। देन दूसरे नंबर पे ह्यूमन रिसोर्स। इस तरह कुदरती वसाइल की जरूरत है, उस तरह इंसानी वसाइल, मतलब लोगों की, एम्प्लॉयज की, मजदूरों की, उनकी भी जरूरत है आपको, ठीक है। लेबर होती है, आपके एग्जेक्टिव्स होते हैं, डायरेक्टर्स वगैरह, उन सब लोगों की जरूरत है, उन्होंने काम करने। देन जी कैपिटल। कैपिटल आमतौर पर पैसे को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि पैसा जो होता है वो इटसेल्फ तो कुछ भी नहीं है। आप कहेंगे मेरे पास 10 करोड़ पे है, लेकिन जब तक आप उस 10 करोड़ से कुछ लेंगे नहीं, वो 10 करोड़ कागज के नोट है, सिर्फ कागज है ना, वो कागज तो आप तोल के बेच सकते हो, अदरवाइज तो उसका कोई फायदा नहीं है अगर आप उसमें कोई चीज नहीं ले रहे उससे, ठीक है। तो कैपिटल से मुराद है जी पैसा यूज करके आपने कोई भी मशीन ली है, फैक्ट्रीज लगाई है, जो भी आप उससे कर रहे हो काम, वो कैपिटल कहलाएगा। देन लास्ट पे है जी एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर वो शख्स है जो इन तीनों चीजों को करता है, इकट्ठा लेके चलता है। ऑब्वियसली नेचुरल रिसोर्स, जमीन या पहाड़ वगैरह अपनी जगह पड़े हुए हैं, कैपिटल अपनी जगह पड़ा हुआ है, ह्यूमन रिसोर्स, मुलाजिम जो अपनी जगह पड़े हुए हैं, कोई शख्स है जो इनको ऑर्गेनाइज करता है, लेके चलता है, मैनेज करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो दीज वर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट आ जाएंगे स्टेक होल्डर्स इन अ बिजनेस। स्टेक होल्डर, स्टेक से मुराद होता है इंटरेस्ट, दिलचस्पी। होल्डर मतलब जो होल्ड कर रहा है, जिसकी कोई दिलचस्पी है बिजनेस में। आपके बिजनेस में हजारों लोगों की दिलचस्पी हो सकती है, ठीक है। उसमें आप जो है, जो एम्प्लॉयज हैं उनकी भी दिलचस्पी है, उनको वही पैसा चाहिए, उनकी जॉब लगी हुई है। डायरेक्टर्स हैं उनकी भी है, शेयर होल्डर्स या ओनर्स जो हैं, मालिक हैं, उनकी भी है। कस्टमर की दिलचस्पी है, सप्लायर जो आपको सेल कर रहा है उसकी दिलचस्पी है, लेंडर जो आपको उधार देता है, बैंकर्स, उनकी भी दिलचस्पी है। तो डिफरेंट तरह के लोग होते हैं। अब इनको डिवाइड किया जाता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स में। इंटरनल से मुराद जो कंपनी के अंदर बैठे हुए हैं, जो बिजनेस के अंदर बैठे हुए हैं। एक्सटर्नल वो जो बिजनेस से बाहर हैं, बाहर पे बैठे हुए हैं। इंटरनल में कौन है? सबसे पहले आते हैं शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स हम सेकंड चैप्टर में दोबारा उस पर इंशाल्लाह एक वीडियो स्पेसिफिक टू I2B इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा। उसमें क्या है, शेयर होल्डर्स वो होते हैं जो कंपनी के मालिक होते हैं, लिमिटेड कंपनी के मालिक होते हैं। शेयर होल्डर्स कह लें या आम बिजनेस में ओनर्स कह सकते हैं, पार्टनर्स कह सकते हैं, मेंबर्स कह सकते हैं, स्टॉक होल्डर्स। ये सारे लोग वो हैं जो बिजनेस के मालिक हैं, जिनके पास प्रॉफिट लॉस चाहता है। उनका तो ऑब्वियसली स्टेक है बिजनेस में, वो तो ये चाहते हैं या प्रॉफिट हो, वो तो खर्चा करना ही नहीं चाहते, वो तो पैसा कमाना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। दूसरी तरफ कुछ और आते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स या सीनियर मैनेजर्स वगैरह, जो बड़े लेवल के आपके मैनेजर्स हैं, मैनेजमेंट हैं या डायरेक्टर है, CFO, आपके मार्केटिंग वाले, प्रोडक्शन हेड वाले। तो ये वो लोग हैं जिनको, जो एग्जीक्यूटिव लेवल के, एग्जीक्यूटिव से मुराद होता है अच्छा खासा पैसे लेने वाले लोग, और परमानेंट लोग जो परमानेंट एम्प्लॉयज होते हैं, इसलिए इनको इंटरनल रखा। अब उनका स्टेक या इंटरेस्ट ये है भाई, हमें अच्छी भली गाड़ी मिले, अच्छा ऑफिस मिले, बहुत ज्यादा पैसा मिले, हमें रेम्यूनरेशन, मुआवजा अच्छा खासा मिल जाए, ये उनका है। देन इसके अलावा जो अदर मैनेजर्स हैं, जो छोटे लेवल के, मिडिल लेवल के, जूनियर लेवल के स्टाफ होते हैं, उनके भी अपने वो बेचारे चाहते हैं हमें जॉब से ना निकालें। या आप खुद सोचे, एक ऑफिस बॉय है, वो बहुत ज्यादा आपसे पैसे नहीं मांगता, बहुत ज्यादा आपसे इज्जत नहीं मांगता, वो कहता है यार बस मुझे जॉब से ना निकालें, अदरवाइज पता नहीं मुझे दूसरी जगह पे जॉब मिलती है या नहीं मिलती, और उसको सिर्फ कंसर्न नहीं है कि मुझे सैलरी टाइम पे मिल जाया करे। तो हर किसी का अपने अपने स्टेक्स हैं, ठीक होगा। ये 3 तरह के इंटरनल है। देन एक्सटर्नल में जो बैरूनी है, उसमें सबसे पहले लेंडर्स, वो लोग जो आपको कर्जा देते हैं, कर्जा देते हैं पैसे की सूरत में, या क्रेडिटर्स होते हैं जो आपको उधार पे चीजें या सर्विसेज देते हैं। अब उनका कंसर्न ये है सबसे पहले तो भाई कि आप उनसे चीजें खरीदते रहें, खरीदेंगे तो उनका कारोबार चलेगा, क्योंकि यू आर द कस्टमर ऑफ देम, आप उनके कस्टमर हैं। दूसरे नंबर पे ये है कि भाई अगर ये बंदा कर्जा लेता है या चीजें लेता है तो पैसे भी वापस कर दे, हमें इंटरेस्ट भी उसके ऊपर सूद भी दे अगर चीजें ली हैं, और प्रिंसिपल अमाउंट जो है लोन की वो भी वापस कर दे, ठीक है। देन दूसरा आपका सप्लायर्स भी इसी तरह के होते हैं। या गवर्नमेंट का इंटरेस्ट क्या है, गवर्नमेंट चाहती है भाई सबसे पहले एथिकल काम हो, अखलाकी काम करें, कानूनी तौर पे काम करें, बिजनेस गैर कानूनी काम ना करें। ये ना हो जी एनवायरनमेंट पोल्यूट कर रहे हैं, वहाँ पे पूरा माहौल इन्होंने खराब किया हुआ है, या चोर लोग आ जाएं, फ्रॉड करने लग जाएं बिजनेस में अपना सेटअप करके। दूसरे नंबर पे वो चाहते हैं टैक्स हमें ये दें, क्योंकि बिजनेस जो होते हैं उन्होंने टैक्स पे करना होता है, गवर्नमेंट चाहती है टैक्स भी पे करें। तो ये उनके स्टेक्स हैं। देन जी कस्टमर्स के स्टेक्स क्या है, क्या हमें वैल्यू फॉर मनी मिले, वैल्यू मिले,
अगर कोई गरीब कस्टमर है वो ये चाहता है कि यार सस्ती चीज़ मिल जाए, बस। अगर कोई बहुत अमीर है वो ये चाहता है यार क्वालिटी मिले, लग्जरी मिले, स्टेटस मिले हमें, ठीक है। तो कस्टमर्स की भी कुछ ख्वाहिशात है। दैन ये लोकल कम्युनिटीज से मुराद है जहाँ पे बिजनेस है उसके आसपास मोहल्ले में जो लोग हैं उनका ये होता है कि यार एक तो यहाँ पे कोई अनएथिकल काम ना हो, इलीगल काम ना हो, दूसरे नंबर पे जो जॉब्स हैं वो हमारे लोगों को मिले। ये ना हो कि जी लाहौर के अंदर एक बिजनेस, इशरा के अंदर एक बिजनेस सेटअप कर रहे हैं लेकिन वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे कराची से आ रहे हों या उधर से KPK से आ रहे हैं, तो लोगों को थोड़ा मसला होता है कि यार यहाँ पे सेटअप किया तो भाई हमारे लोगों को भी रखा जाए। इस तरह जनरल पब्लिक ओवरऑल जो पूरे पाकिस्तान में, जो पूरे इलाके में आपको देखती हैं कि भाई हमें भी इस चीज़ में कंसीडर किया जाए। मिसाल के तौर पे कराची में आमतौर पे हम सुनते थे पहले कि भत्ता बड़ा लेते थे, अब वो लेते तो उधर के लोगों से थे लेकिन हमें यहाँ पे बैठे हुए भी नुकसान उसका एक फील होती थी, हम सैड फील करते थे कि यार ये बुरी चीज़ है, नहीं करना चाहिए, हम जनरल पब्लिक हैं, ठीक है। तो हमारे ये कंसर्न्स है। देन कुछ होते हैं नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स। एग्जेक्टिव हमने ऊपर पढ़े थे, ऊपर अभी डिस्कस किया। एग्जेक्टिव होते हैं जो परमानेंट एम्प्लॉई हैं, जो मुस्तकिल तौर पे एम्प्लॉइज हैं, सारी जिम्मेदारी उन्हीं की होती है, उन्होंने सारे फैसले करने होते हैं। तो नॉन एग्जेक्टिव कौन है? जो कि परमानेंट नहीं है। आमतौर पे क्या होता है, जो परमानेंट एम्प्लॉइज होते हैं उनको कई बार मिलना होता है बोनस वगैरह, तो अपने बोनस या कमीशन के चक्कर में वो कंपनी के गलत फैसले भी करवा देते हैं। इसीलिए फिर नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स जो पक्के एम्प्लॉइज नहीं होते, वो बाहर से आप उनको कभी कभी बुलाते हो कि यार कोई अच्छा मशवरा, बड़ा मशवरा करना है, आप कहते हो यार ये बंदा काफी एक्सपीरियंस है, इसको जरा बुला के इससे डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस करके आप उनको जो भी वो मीटिंग होती है उसको मुआवजा रेम्युनरेशन दे देते हैं। तो उनके कंसर्न्स ये वाले नहीं होते जो एग्जेक्टिव्स के हैं कि गाड़ियां मिले उनको तो नहीं मिलनी, सैलरीज उनको नहीं मिलनी, ठीक हो गया। तो ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हो गए। देन आपके लिए कनेक्टेड स्टेक होल्डर की एक डेफिनेशन दी गई है। कनेक्टेड स्टेक होल्डर वो लोग होते हैं जो डिसीजन मेकर नहीं होते। डिसीजन मेकर से क्या मतलब फैसला उनके हाथ में नहीं होता। इसका मतलब है शेयर होल्डर आपका कनेक्टेड नहीं बन सकता, उनको फैसला उसी ने करना है। एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स आपके कनेक्टेड नहीं बन सकते, उन्होंने भी फैसला करना है। तो पहला पॉइंट ये था। या दूसरा है कि इज नॉट अ परमानेंट पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मतलब जो एम्प्लॉइज हैं उनका परमानेंट एम्प्लॉइज नहीं होते वो। इसका मतलब सीनियर मैनेजर, एग्जेक्टिव या एम्प्लॉइज जो होते हैं बड़े लेवल के, वो भी कनेक्टेड नहीं हो सकते। लेकिन तीसरा पॉइंट है कि जी उनकी जो एडवाइस होती है, जो उनकी बात होती है, वो बड़ी अहम होती है कंपनी या बिजनेस के फ्यूचर को शेप करने में। तो इसकी वजह से आपने कनेक्टेड स्टेक होल्डर हर ऑर्गेनाइजेशन में वेरी कर सकते हैं। कई बार होता है आपका बहुत बड़ा कस्टमर होता है कि मिसाल के तौर पे आपको कोई इस तरह का बिजनेस है, कस्टमर सिर्फ 3-4 हैं। अब वो एक कस्टमर जो है उसी की जो इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर बहुत ज्यादा हो सकता है, हालांकि ना वो परमानेंट पार्ट है, इंटरनल भी नहीं है, ना वो डिसीजन मेकर आपके बिजनेस का, ठीक है। तो ये भी आपने इस बेस पे डिसाइड कर लेना है। अच्छा जी, अब जो भी हमने अभी तक बात की है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कोई आपके ऊपर प्रेशर डाल सकता है, उनके पास पावर कहाँ से आती है? स्टेक होल्डर्स के पास अब पावर आती है दो जगहों से। एक होती है इंटरनल पावर, एक होती है एक्सटर्नल। इंटरनली अंदर से, कंपनी के अंदर से कहाँ से आती है? पोजीशन पावर। बड़े लेवल के लोग हैं, CEO है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उनके पास पोजीशन की वजह से पावर है, भाई वो ऊपर लेवल पे बैठे हैं, उधर से पावर आ जाती है। देन क्लेम ऑन रिसोर्सेज। कई बार आपका जो रिसोर्स होते हैं उसके ऊपर क्लेम होता है। मिसाल इंटरनली अभी बात कर रहे हैं, जैसे ट्रेड यूनियंस या लेबर यूनियंस बल्कि होती हैं। लेबर यूनियंस में क्या है कि आप उनका जो चेयरमैन या प्रेसिडेंट है, अगर उसको नाराज कर दे, वो बंदा कहता है यार कल से प्रोडक्शन बंद, कोई बंदा नहीं काम पे आएगा, कल से सेल बंद, सारे ब्रांचेस बंद हो जाएंगी, क्योंकि उसके बाद रिसोर्स जो ह्यूमन रिसोर्स है उसके ऊपर क्लेम है, सही है, वो उनको अपनी मर्जी से चला सकता है। तो ये भी पावर यहाँ से भी आती है, आपको सुननी पड़ जाती है उनकी। या कुछ लोगों में पर्सनल कैरिज्मा होता है या इन्फ्लुएंस होता है, कोई लीडर ही बड़ा अच्छा होता है बिजनेस में। मिसाल के तौर पर ही कोई आपका CEO है या कोई डायरेक्टर है, वो पर्सनली इतना अच्छा है कि आपको कोई भी वो काम करता है, आपको करना पड़ जाता है, आप उसको इनकार नहीं करते, ठीक हो गया। देन ये कुछ एक्सटर्नल पावर्स भी होती हैं। एक्सटर्नली आपके पास कहाँ से आती है? सबसे पहले एक्सटर्नल से मुराद जो कंपनी या बिजनेस के बाहर है। सबसे पहले लीगल राइट्स, कानून है जी। कोई कानून कंपनी ने तो नहीं बनाया, बिजनेस ने नहीं बनाया, लेकिन एक कानून है कि शेयर होल्डर्स जो हैं, जो मालिक होते हैं, उनके पास राइट होता है जी वोट करने का। वो वोट कर सकते हैं, आपको वोट करके डायरेक्टर्स को इलेक्ट भी करते हैं और फारिग भी कर सकते हैं। सप्लायर जिसने आपको कर्जा दिया उसके ऊपर राइट है आपसे इंटरेस्ट भी ले, प्रिंसिपल भी वापस ले, अगर आप नहीं करेंगे आपके ऊपर केस करेगा। ये कोई लीगल राइट्स है। या पब्लिसिटी, एक्सटर्नली वहां से पावर आती है। मीडिया है, मीडिया के पास आपको पता है कि प्रेशर ग्रुप है, मीडिया बहुत बड़ा, आपके ऊपर प्रेशर डाल सकता है थ्रू पब्लिसिटी, किसी के बारे में झूठी सच्ची खबर लगा के प्रेशराइज आपको कर सकता है। या कंट्रोल ओवर की रिसोर्सेज। एक्सटर्नली रिसोर्स होते हैं, मतलब मिसाल के तौर पर कोई बहुत बड़ा सप्लायर है, एक या दो ही सप्लायर हैं लेट्स से पूरे पाकिस्तान में उस बिजनेस के। अब वो बंदे का कंट्रोल है, वो आपसे बातें भी मनवाएगा कि भाई नहीं मैं तो इसी रेट पे दूंगा, लेना तो लो वरना किसी और से ले लो। आप किसी और से ले ही नहीं सकते क्योंकि कोई और बंदा है ही नहीं, ठीक है। तो अगर कंट्रोल है रिसोर्सेज के ऊपर मेजर, तो फिर भी वो आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है। यार बाइंग पावर, बाइंग पावर अब किसके पास होती है?
कस्टमर के पास। अगर तो आपके चंद एक कस्टमर हैं तो वो इकट्ठे होकर आपके ऊपर प्रेशराइज आपको कर सकते हैं, क्वालिटी भी मांग सकते हैं, लोअर कॉस्ट पर भी चीज़ ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई हज़ारों लाखों के हिसाब से रिटेल वाले कस्टमर हैं तो उनका ज़ाहिर है कि इकट्ठा होना है कि थोड़ा मुश्किल एक चीज़ है, तो उसमें इतनी पावर नहीं होती। तो ये दो जगहों से हमें पावर आती है। अब लास्ट चीज़ है कि पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स एक है, पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कोई भी चीज़ होती है जो दो या तीन चीज़ों को इकट्ठा करके हम उनको कंसीडर करते हैं, एनालिसिस करते हैं। एक मेंडलो साहब हैं जी, उन्होंने एक पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स दिया है ये कहने के लिए कि भाई किसी भी स्टेक होल्डर को डिफरेंट तरह के, सैकड़ों तरह के भी कई जगहों पे आपके स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, हमने 8-10 तरह के ऊपर पढ़े हैं। तो उनको आपने कितनी इज्जत देनी है, किस हिसाब से आपने लेके चलना है, किसको किस तरह डील करना है। तो उसमें वो कहते हैं जी पहले तो उसकी पावर देखें, उसके बाद अथॉरिटी कितनी है, अथॉरिटी वाइज मतलब वो इन्फ्लुएंस आपको कितना कर सकते हैं। दूसरा जी उनका इंटरेस्ट भी है या नहीं आप में, किसी का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, किसी का बड़ा कम है, तो उस हिसाब से आप उनको देखें। ये टेबल आपके सामने, इसमें आप देख सकते हैं कि पावर और इंटरेस्ट को आपने मैच करना है। कुछ लोग होते हैं उनके पास पावर बड़ी ज़्यादा होती है और उनका इंटरेस्ट भी ज़्यादा होता है। ये भी ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन मुख्तलिफ होते हैं लोग। हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदा है उसके पास हाई पावर या हाई इंटरेस्ट है, लेकिन किसी और जगह पे उसके पास बिल्कुल ही कुछ ना हो। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे आम तौर पे जो होता है वो शेयर होल्डर्स या जो मालिक होते हैं उनके पास इंटरेस्ट भी उनका बड़ा ज़्यादा है, उनमें पैसा लगा हुआ है भाई, और पावर भी उन्हीं के पास ज़्यादा है, मालिक है भाई। ठीक है, अब उनको आपने क्या करना है, उनको आपने मैनेज क्लोजली विद रेगुलर इंगेजमेंट। आपने उनके साथ रेगुलरली इंगेज रहना है, उनसे पूछते रहना है, डिस्कस करते रहना चीज़ें, ताकि वो खुश रहें और समझें कि भाई क्या चल रहा है बिजनेस में। इसी तरह बाकी भी हैं कि आपकी पावर कम है, इंटरेस्ट हाई है, तो उनको सिर्फ इन्फॉर्म कर दें कि भाई ये इस तरह का सिलसिला चल रहा है। कुछ लोग होते हैं उनकी पावर ज़्यादा होती है, इंटरेस्ट कम है, जैसे गवर्नमेंट है, आमतौर पर गवर्नमेंट के पास पावर बहुत ज़्यादा है, किसी भी बिजनेस को किसी भी वक्त बंद कर दे। ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट उनका हर बिजनेस में इतना ज्यादा नहीं होता। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इनको कहते हैं पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। पब्लिक सेक्टर से मुराद है सरकारी इदारे। सरकारी इदारों में उनका इंटरेस्ट बड़ा ज्यादा होता है क्योंकि अपने इदारे हैं, गवर्नमेंट के पैसों से चलते हैं। लेकिन कोई छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है उसमें इंटरेस्ट ज्यादा ना हो, तो उनको क्या करना है, कीप सेटिस्फाइड विद एक्टिव कंसल्टेशन। उनके साथ हल्का फुल्का कंसल्ट करके उनको सेटिस्फाई रखें। कुछ लोग होते हैं जिनके पास ना तो पावर होती है ना ही इंटरेस्ट होता है। आमतौर पर जैसे ऑफिस बॉयज या आपके जो जूनियर लेवल के लोग एम्प्लॉयज होते हैं या जो कस्टमर्स होते हैं, ठीक है, कस्टमर जो बहुत बड़ी तादाद में है, उनका जिनका कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता चीज़ में, ना उनके पास पावर होती है, तो सिर्फ फिर आपने उनको उल्टा मॉनिटर करते रहना कि यार अगर इनको कोई मसला मसाइल आए तो आपने उसको अगर डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज नहीं करना। ठीक है जी, तो ये था ये आपका चैप्टर 1। इंशाल्लाह इसी तरह बाकी चैप्टर्स को भी डिस्कस किया जाएगा। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मैसेज भी कर सकते हैं, नंबर आप लोगों के पास इधर भी आ रहा होगा। तो टिल देन थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।